हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का डीबीएस के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा नया अध्याय है जल तथा जल के स्रोत और उनके उपयोग, और ये हमारा दूसरा खंड है। पहला खंड हमने समाप्त कर दिया है, दूसरा खंड है स्वास्थ्य रक्षा। और स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत सबसे पहले हम एक नए चैप्टर का स्टडी करेंगे जो जल और जल के स्रोत तथा जल के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जल क्या होता है, वैसे सबको तो इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत जो है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है जल। ठीक है, जितने भी जीवधारी प्राणी व पौधे अर्थात जितने भी सजीव हैं उनकी संरचना में जल का एक बड़ा भाग है। मनुष्य के स्वयं की बनावट में 70 से 75% जल है। जल पर्यावरण का जीवनदायिनी तत्व है अर्थात जीवन को देने वाली तत्व है। आगे है जल ऊतक और पेशियों को घेर कर उन्हें आपस में चिपकने से रोकता है। उन्हें आपस में चिपकने से क्या करता है? रोकता है। और है जल शरीर के अंदर महत्वपूर्ण संचार का माध्यम भी है। मनुष्य की वृद्धि और उपयोगिता भी जल के कारण ही होती है। मनुष्य की वृद्धि अर्थात उसका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो जल के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका जल के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम आपको बताते हैं कि जल की उपयोगिता किस प्रकार की जाती है या जल हमारे लिए शरीर में किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाल दिया है जल की उपयोगिता। ठीक है, देखिए हमारे शरीर के लिए जल की उपयोगिता निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। पहला बिंदु है हमारा, ध्यान से देखो, पहला बिंदु है, यहाँ पे हमने पहला पॉइंट डाला है, हमारे रक्त का मुख्य अवयव जल है। हमारे रक्त का अर्थात सभी के रक्त का अर्थात रक्त का मुख्य अवयव क्या होता है? जल होता है, जो रक्त को तरल लिक्विड जिसको बोलते हैं, द्रव, ठीक है, जो रक्त को तरल बनाए रखता है। और जल की कमी से हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है अर्थात चिपचिपा होने लगता है तथा शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ध्यान से देखना आप लोग। दूसरा पॉइंट, अब इसमें देखते हैं हम शरीर के तापक्रम को स्थिर व उचित बनाए रखने का कार्य जल द्वारा ही होता है। शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको स्थिर व उचित बनाए रखने का कार्य जल द्वारा ही होता है। तीसरा पॉइंट है जल विषैले तत्वों को घोलकर मलमूत्र एवं पसीने के रूप में बाहर निकालता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है जल से स्नान करने से थकान एवं सुस्ती दूर होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है जल द्वारा ही हमारी प्यास शांत होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जल द्वारा ही सब सजीवों की प्यास क्या होती है? शांत होती है। अब तीसरा पॉइंट है जल का संगठन। क्या है? जल का संगठन। तो जल एक प्रकार का यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है, जिसका एक अणु मॉलिक्यूल अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु अर्थात एटम्स से तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु एटम के मिलने से बना है। फिर से इसको एक बारी रिपीट करते हैं। जल एक यौगिक है जिसका एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु के मिलने से बना है। तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जल के गुणधर्म के बारे में। ये तो जल का संगठन हुआ। अब यहाँ पे देखिए जल के गुणधर्म, ठीक है, जल के गुणधर्म। तो इसमें क्या है, शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और हानिकारक रसायनों, जीवाणुओं से मुक्त तथा पारदर्शी होता है। यह हल्का होता है। जल के गुणधर्म में हम आपको बता रहे हैं शुद्ध जल कैसा होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन होता है, अर्थात उसमें कोई कलर नहीं होता। और शुद्ध जल जो है स्वादहीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। गंधहीन होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती है। और हानिकारक रसायनों और जीवाणुओं से मुक्त तथा पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई देता है, ठीक है। और यह क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जल प्राप्ति के स्रोत, अर्थात जल को प्राप्त करने के कितने स्रोत हैं और हम कहाँ कहाँ से जल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये हेडिंग समझ में आया, जल प्राप्ति के स्रोत। तो देखिए इसमें जल एक प्राकृतिक पदार्थ है। जल क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें विभिन्न साधनों से प्राप्त होता है। जल प्राप्ति के स्रोतों का सामान्य परिचय निम्न है, जो आपको नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला जल प्राप्ति का स्रोत है महासागर तथा समुद्री जल। क्या है, महासागर तथा समुद्री जल। तो इसमें हम देखते हैं यह जल खारा एवं अनेक महासागरों से युक्त होता है। यह जल पीने योग्य नहीं होता है और ना ही किसी उद्योग अथवा खेती के काम में आ सकता है। इसमें विभिन्न मात्रा में क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम और बोरान के घुलनशील लवण होते हैं, ठीक है। किसके जल में, महासागरों और समुद्री जलों में, ठीक है ना, क्योंकि यह जल क्या होता है, खारा होता है। अब हम बात करेंगे नदियों का जल। जल प्राप्ति का जो दूसरा स्रोत है वो क्या है, नदी। तो इसमें हम बात करेंगे नदियों का जल। पहाड़ों की बर्फ से पिघलता हुआ जल व वर्षा का जल नदियों के रूप में पृथ्वी पर बहने लगता है। पहाड़ों की बर्फ से पिघलता हुआ जल व वर्षा का जल नदियों के रूप में पृथ्वी पर क्या होने लगता है, बहने लगता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है वर्षा का जल। क्या है, वर्षा का जल अर्थात बारिश का पानी। तो देखिए इसमें समुद्र तथा पृथ्वी की सतह से वाष्प बनकर, वाष्प का मतलब भाप बनकर जल ऊपर वायुमंडल में आ जाता है, ठीक है, वायुमंडल में जाता है तथा वहाँ से आर्द्रता पाकर वर्षा के रूप में जमीन पर आ गिरता है। वर्षा का जल जमीन द्वारा सोख लिए जाने पर यह भूमिगत जल बन जाता है, अर्थात जो जल जमीन में चला जाता है, जब बारिश होती है और बरसात का पानी जब जमीन में जाता है तो वही जल आपका भूमिगत जल बन जाता है। आई बात समझ में। अब जल प्राप्ति का जो अगला स्रोत है वो है झील। चौथा पॉइंट है झील। तो देखिए झील क्या चीज़ है और इससे पानी कैसे प्राप्त होता है। तो जल प्राप्ति का एक अन्य स्थिर स्रोत झील भी है। झील एक प्राकृतिक देन है। झील एक कैसी देन है, प्राकृतिक देन है। झील ऊंचे क्षेत्र से नीचे क्षेत्र की ओर गिरते हैं, अर्थात झीलों का जो पानी होता है वो ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई से वो नीचे की तरफ गिरता है और यह मुख्य रूप से पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आपका पांचवा पॉइंट है तालाब। ठीक है, क्या है, तालाब। ये जल प्राप्ति के स्रोत ये भी हैं तालाब। तो देखिए गांव के निचले स्थानों पर वर्षा के जल को
इकट्ठे होने का स्थान मिल जाता है। यह संग्रहित जल, संग्रहित का मतलब इकट्ठा हुआ जल, यह संग्रहित जल का भंडार होता है। तालाब का तल गहरा होने के कारण जल उसमें एकत्र होकर स्थित रहता है। किसमें? तालाब में, ठीक है, क्योंकि इसका तल जो है गहरा होता है और इसमें जल एकत्र होकर स्थित रहता है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो है जल के उपयोग के बारे में। क्या है? जल का उपयोग। तो देखिए हमारे भारतवर्ष में जल का उपयोग किस प्रकार से होता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः जल का अधिकतम भाग कृषि पर ही व्यय होता है, मतलब खर्च होता है। जो जल का अधिकतम भाग होता है वो भारत के कृषि प्रधान देश पर ही खर्च होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो जल का अधिकतम भाग होता है वो कृषि पर ही खर्च होता है। कृषि मतलब खेती पर, ठीक है। आगे है जल के विविध उपयोग हैं। जल के अनेक उपयोग हैं, जैसे संयंत्रों को ठंडा करने के अतिरिक्त उत्पादन की प्रक्रियाओं में जल का भारी उपयोग होता है। इसी प्रकार से आपके कई उपयोग हैं, ठीक है, तो आप इसके माध्यम से आगे भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, संयंत्रों को ठंडा करने के अतिरिक्त उत्पादन की प्रक्रियाओं में जल का भारी उपयोग है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इतनी ही जानकारी देंगे। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।